नियमित कक्षाएं हमारी चल रही हैं। तो उसी क्रम में हम आज अध्याय 2 ही चल रहा है, बड़ा अध्याय है, ठीक है ना। इससे पहले हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज विधेयक से रिलेटेड जो आपसे प्रश्न बनते हैं वहां पर चर्चा होगी, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, देखिएगा अनुच्छेद 106। तो आप लिख लीजिएगा अनुच्छेद 106 जो है, अनुच्छेद 106 ये वास्तव में सदस्यों के वेतन व भत्ते से संबंधित है। किससे? सदस्यों के, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनके भत्ते और वेतन से संबंधित है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हेडिंग बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। क्योंकि कुछ समिति अवस्था होती है ना, प्रतिवेदन अवस्था होती है, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। आप हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 क्या कहता है, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 107 क्या कहता है, इसमें लिखिएगा कि विधेयक को, है ना, जो विधेयक होते हैं, क्या होते हैं, जो विधेयक होते हैं उनके बारे में है। तो लिखिएगा विधेयक, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कोई भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं ना। विधेयकों को पुनः, पॉइंट नोट करिएगा, पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 107 में। अब आप विधेयक के बारे में समझिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा विधेयक। उसमें ऐसे करके आपको लिखना है कि जब भी कोई संविधान, बिल्कुल ध्यान समझना है, जब भी कोई सदस्य, सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, या कोई मंत्री, ठीक है, किसी लिखित दस्तावेज को कानून के रूप में पारित करना चाहता है, ठीक है, यानी कि कोई विषय है उसको क्या करना चाहता है, वह कानून बनाना चाहता है किसी विषय पर, है ना, तो उसका लिखित दस्तावेज जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। आप अब अगली लाइन से लिखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा होता क्या है, कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाता है कि संसद की, आप हेडिंग बनाइएगा अब कि संसद की विधीय प्रक्रिया, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? संसद की विधेयक प्रक्रिया, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो संसद की विधेयक प्रक्रिया में क्या होता है, अब वास्तव में आपको पता ही है, अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। अगर प्रश्न घुमाकर यही आपसे लैंग्वेज चेंज करके क्या पूछ लिया कि संसद की विधायी प्रक्रिया के कितने अंग हैं, तो तब भी कितने अंग हैं? 3 ही अंग हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, बिल्कुल देखिएगा, समझिएगा आप ध्यान से। आप ऐसे लिखना है कि कानून के निर्माण में सदन के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला होता है लोकसभा, पहला कौन सा होता है? लोकसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। और तीसरा कौन सा होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। पॉइंट क्लियर है? अब आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति क्यों है, इसको समझिएगा। क्योंकि जो भी विधेयक होता है उस विधेयक पर जो अंतिम हस्ताक्षर होते हैं, पॉइंट क्लियर है, जो अंतिम हस्ताक्षर होते हैं वह राष्ट्रपति जी के होते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि विधेयक पर जो अंतिम हस्ताक्षर होते हैं वह राष्ट्रपति जी के होते हैं, और जब उस विधेयक पर क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह किसका रूप धारण कर लेता है? तो वह एक्ट का रूप धारण कर लेता है, अर्थात कानून का रूप धारण कर लेता है।
पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी कि जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर नहीं हुए हैं तब तक वह कानून नहीं बना है। जैसे ही राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर उस विधेयक पर हो गए हैं, ठीक है, तो वह क्या बन जाता है, तो वह एक्ट अर्थात कानून बन जाता है। पॉइंट क्लियर है, चलिएगा अब आगे चलिएगा। एक चीज समझिएगा क्योंकि आपसे प्रश्न बन सकते हैं आगे भी, ठीक है। अब जो विधेयक होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लिखना है आपको कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिएगा। प्रथम वाचन, दूसरा लिखिएगा द्वितीय वाचन, तीसरा लिखिएगा तृतीय वाचन, ठीक है। प्रत्येक विधेयक के कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। क्लियर है पॉइंट, आगे चलिएगा। अब कभी कभी प्रश्न आपसे यह भी बन जाता है कि जो विधेयक है, विधेयक के कितने वर्ग होते हैं। तो विधेयक के 2 वर्ग होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। दूसरा क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कथन निष्कर्ष में, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। यानी कि जब मंत्रियों द्वारा या किसी भी मंत्री द्वारा किसी विधेयक को पेश किया जाता है किसी भी सदन में, तो वह क्या कहलाता है, सरकारी विधेयक कहलाता है। पॉइंट क्लियर है, यानी कि जब मंत्रियों द्वारा किसी विधेयक को पेश किया जाता है सदन में तो उसे क्या कहा जाता है, सरकारी विधेयक कहा जाता है। जबकि जब कोई सदन का सदस्य किसी विधेयक को पेश करता है किसी भी सदन में, तो वह क्या कहलाता है, गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। दोनों में अंतर पता लग गया। सरकारी विधेयक क्या होगा, जो मंत्रियों द्वारा अर्थात कैबिनेट मंत्री या कोई भी मंत्री हो, मंत्री द्वारा जब सदन में पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। जबकि गैर सरकारी क्या होता है, सदन का कोई भी सदस्य, बात समझ में आ रहा है, सदन का कोई भी सदस्य जब उसको पेश करता है किसी भी सदन में तो उसे क्या कहा जाता है, गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये तो थी वर्ग की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि विधेयक के कितने वर्ग होते हैं, तो विधेयक के 2 वर्ग होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधेयक के प्रकार कितने होते हैं, दोनों में अंतर है, तो प्रकार भी 2 होते हैं। एक होता है, लिख लीजिएगा, एक होता है साधारण विधेयक, एक क्या होता है, साधारण विधेयक, और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है धन विधेयक होता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में, आइएगा। अब आगे चलते हैं, वाचन पर क्रिया कर लेते हैं। देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि प्रत्येक विधेयक के कितने वाचन होते हैं, तो प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। कितने, 3। क्लियर है पॉइंट। अब हेडिंग बना लीजिएगा, प्रथम वाचन। हेडिंग बनाइएगा, प्रथम वाचन। तो प्रथम वाचन क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा पहले। प्रथम वाचन वास्तव में विधेयक की प्रस्तुति करना, यानी कि कोई विधेयक है उसको आपने किसी भी सदन में क्या कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है, तो क्या माना जाता है, वह प्रथम वाचन माना जाता है, उस विधेयक का प्रथम वाचन माना जाता है। तो आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम वाचन किससे संबंधित है, तो प्रथम वाचन विधेयक की प्रस्तुत से संबंधित है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब इसमें आप लिखिएगा, अब इसमें ऐसे करके लिखिएगा, यदि कोई गैर सरकारी सदस्य सदन में विधेयक पेश करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा भाई,
तो उसको, अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, सदन के अध्यक्ष से, इसको अंडरलाइन करिएगा, एक माह पहले सूचना देनी होगी। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि यदि कोई गैर सरकारी, है ना, सदस्य विधेयक है ना, ये सदस्य है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कोई गैर सरकारी सदस्य सदन में कोई विधेयक पेश करना चाहता है तो सदन के अध्यक्ष से 1 महीना पहले उसको सूचना देनी होगी। अब क्या होगा? अब अध्यक्ष, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यानी कि सूचना दे दी गई है तो अब अध्यक्ष का क्या करेगा? अब अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की निश्चित, इसको अंडरलाइन करिएगा, निश्चित तिथि देता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कौन देगा? अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष विधेयक को पेश करने के लिए एक निश्चित तिथि, यानी कि एक डेट आपको निश्चित दे दी जाएगी कि इस दिन आप विधेयक को पेश सदन में कर सकते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा कि प्रश्न बनता है, पूछा जाता है, अर्थात सदन से आज्ञा लेनी पड़ती है। अर्थात सदन से क्या करना पड़ता है? आज्ञा लेनी पड़ती है। अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से लिखना है, अतः किसी विधेयक का पेश होना, कोमा लगाइएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोमा लगा के, उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हम रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यानी कि कोई गैर सरकारी सदस्य है, वो क्या करना चाहता है? वह सदन में विधेयक को पेश करना चाहता है, तो सदन के अध्यक्ष को उससे 1 महीना पहले आज्ञा या सूचना उसको देनी होगी। अब सूचना देने के बाद जब अध्यक्ष उसको क्या देंगे? एक तिथि दे देंगे, एक डेट दे देंगे कि इस डेट में आप इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? इसे ही क्या कहा जाता है वास्तव में? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसे ही प्रथम वाचन कहा जाता है। आप नोट करके एक चीज लिखिएगा कि, चलो यहीं पे लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि प्रथम वाचन में कोई वाद विवाद नहीं होता है। लिखिएगा कि प्रथम वाचन में कोई वाद विवाद नहीं होता है। पॉइंट क्लियर? वाद को हटा दीजिएगा, कोई विवाद नहीं होता है। अगली लाइन से लिखिएगा कि जब सदस्य बहुमत का समर्थन कर देते हैं तो विधेयक सरकारी, इसको अंडरलाइन करना है, सरकारी गजट, इसको अंडरलाइन करिएगा, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है, में प्रकाशित किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसी में लिखना है, परंतु, ये निष्कर्ष में मिलेगा आपको, हम बोल रहे हैं, परंतु जब कभी लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को
विधेयक को सदन, हाँ लिखना है, ये भी लिखना है क्योंकि ये आपको निष्कर्ष में पूछा जाएगा। ये लिखना है आपको, कोई भी चीजें छोड़नी नहीं है। जो भी हम लिखवा रहे हैं एजेटिक आपको लिखना है क्योंकि कथन निष्कर्ष में यहां से प्रश्न बनता है ना। यानी कि जब कभी लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को सदन में पेश, है ना, सदन में पेश करने की आज्ञा, पेश करने की आज्ञा प्रदान करने के पूर्व, यानी कि करने से पहले ही उसी या उसे करिएगा, उसे सरकारी गजट, इसको अंडरलाइन करिएगा, सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे। तो क्या कहा जाएगा, तो इसे प्रथम वाचन पूरा माना जाता है। तो इसे प्रथम वाचन पूरा माना जाता है या मान लिया जाता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका प्रथम वाचन था, है ना, आ रही है बात समझ में। हेडिंग बना लीजिएगा द्वितीय वाचन, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। द्वितीय वाचन से प्रश्न बनता है, इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखना है, ठीक है। तो द्वितीय वाचन क्या है भाई, पेश तो हो चुका है, अब यहां पर उसके जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा होगी, इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है ना, इसलिए क्या बन गया है, महत्वपूर्ण बन गया है। लिखिएगा दूसरा वाचन या द्वितीय वाचन डाल सकते हैं हेडिंग आप। इसमें लिखिएगा सदन विधेयक में पेश हो चुका है, जो लैंग्वेज हम लिखवा रहे हैं उसी लैंग्वेज में लिखना है आपको, है ना। आइएगा, लिखिएगा कि सदन में विधेयक पेश होने के बाद उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि जब विधेयक पेश हो चुका है उसकी प्रतियां, यानी कि जीरोक्स की बात कर रहे हैं, प्रतियां सदन के सदस्यों को बांट दी जाती है, सदस्यों को बांट दी जाती है। अब इसी में लिखना है कि प्रथम वाचन, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है जो हम बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाचन व द्वितीय वाचन में अंतर, प्रथम वाचन व द्वितीय वाचन में सामान्यतः 2 दिन का अंतर, इसको अंडरलाइन करिएगा, रहता है। यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन विधेयक के दूसरे वाचन की आज्ञा दे सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा, हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। दूसरे वचन में क्या होता है कि सदन में पेश हो चुका है, तो सदन में जो विधेयक पेश हुआ है उसकी जो जीरोक्स है, यानी कि प्रतिलिपि है ना, प्रतियां जो है वो प्रत्येक सदस्य को दी जाती है। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट बना इसमें। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बन रहा है कि प्रथम वाचन व द्वितीय वाचन में सामान्यतः 2 दिन का अंतर रहता है। कितने दिन का अंतर रहता है? 2 दिन का अंतर रहता है। लेकिन यहां पर कंडीशन दे दी गई है कि यदि
सदन के अध्यक्ष को आवश्यक लगता है कि ये विधेयक आवश्यक है, इसको आवश्यक समझ रहा है, तो वह उसी दिन, जिस दिन प्रथम वाचन पूरा हुआ, सदन में पेश हुआ, उसी दिन क्या होगा, द्वितीय वाचन भी चालू कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि उसी दिन ही द्वितीय वाचन भी शुरू कर देता है, वरना सामान्यतः कितने दिन का अंतर रहता है? 2 दिन का अंतर रहता है। क्लियर है पॉइंट? अगली लाइन से लिखिएगा, इसी में लिखना है। देखिएगा अब होगा क्या, अब जो प्रस्तावक है यानी कि जिसने विधेयक डाला है, दिया है, तो प्रस्तावक क्या करता है, कुछ प्रस्ताव रख सकता है, कुछ प्रस्ताव को रख सकता है। अब क्या क्या प्रस्ताव है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपको कथन निष्कर्ष में मिलेगा, इसको भी आपको अंडरलाइन करके लिखना है। पहला क्या कि सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे, तुरंत विचार करे। पहला प्रस्ताव तो ये, या दूसरा क्या हो सकता है, विधेयक प्रवर समिति, इसको प्रवर समिति को अंडरलाइन करिएगा, प्रवर समिति को भेज दिया जाए, भेज दिया जाए। प्रवर समिति क्या होगी, इसकी बारीकी से इलाज करेगी। एक समिति बना दी जाती है ना, एक समिति बनाती जाती है उस विधेयक को बारे में कि आप इसके विधेयक के बारे में पूरी बारीकी से जांच करिए। क्लियर है पॉइंट? समितियां हम अलग से पढ़ाएंगे सारी, तदर्थ समिति क्या होती है ना, प्राक्कलन समिति क्या होती है, लोक लेखा समिति क्या होती है, समिति का एक वीडियो अलग ही रहेगा, है ना, आइएगा। तो अब तीसरा फैक्ट लिखिएगा। तीसरा क्या है कि या तो क्या कर सकते, या लगाते रहना आप बीच में, या ब्रैकेट में या करते हुए चलना है ना। या तीसरा पॉइंट क्या कर सकती है, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाए। पॉइंट क्लियर है? या यहां पर भी या लगाइएगा। या क्या कर सकती है भाई, चौथा पॉइंट लिखिएगा, जनमत के लिए विधेयक को प्रस्तावित या प्रसारित किया जाना चाहिए, क्या करेगा, किया जाना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इन चारों में से एक भी कर सकता है, प्रस्ताव जिसने विधेयक को प्रस्तुत किया है वो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, उसके सामने ये प्रस्ताव रहते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा अब अगली लाइन से लिखिएगा, चलो इसमें ही लिख लीजिएगा। अगली लाइन से लिखिएगा कि अधिकतर आवश्यक सरकारी विधेयकों या विवाद रहित दोनों को अंडरलाइन करना है। सरकारी विधेयकों को भी अंडरलाइन करना है, विवाद रहित विधेयक को भी अंडरलाइन करना है। विधेयक को क्या किया जाएगा, तुरंत द्वितीय वाचन के लिए रख लिया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? शेष जितने भी बचे, शेष विधेयकों को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति करिएगा, संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि अधिकतर आवश्यक सरकारी विधेयक या विवाद रहित विधेयक, है ना,
आ रही है बात समझ में? को तो तुरंत के तुरंत द्वितीय वाचन में भेज दिया जाता है, लेकिन जो शेष विधेयक हैं उन्हें क्या किया जाता है? उन शेष वाचकों को, यहां पर लिखिएगा, शेष विधेयकों को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है भाई? अब आवश्यक कोई विधेयक है तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई होगी ना, तो उसे द्वितीय वाचन के लिए भेज दिया जाता है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? इसी में ही आप नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा, इसी में ही लिखना है, नोट करके, द्वितीय वाचन में ही लिखिएगा नोट करके, ठीक है ना? द्वितीय वाचन में ही लिखिएगा नोट करके। अभी द्वितीय वाचन में लिखना है, अगली लाइन से नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखना है? लिखिएगा नोट करके कि, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, द्वितीय वाचन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द्वितीय वाचन में विधेयक के, जो अब हम बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, मूल सिद्धांतों के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? विचार विमर्श को भी अंडरलाइन करिएगा। यहां पर आप ब्रैकेट में ऐसे करके लिखिएगा, विस्तार में विचार नहीं होता है। विस्तार में विचार नहीं होता है, इसी में लिखिएगा आप अभी ब्रैकेट में ही, और न ही विधेयक के संबंध में कोई संशोधन नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? संशोधन कहां होगा? संशोधन समिति अवस्था में होता है। किसमें होता है? समिति अवस्था में। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, एक शब्दावली है, हेडिंग बनाइएगा। एक समिति है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवस्था है। समिति अवस्था क्या होती है? समिति अवस्था। अब समिति अवस्था में पहला पॉइंट आप ये लिखिएगा, चलो पॉइंट में आप ऐसे करके लिखिएगा, सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। तो यानी कि सदन विधेयक को क्या कर रही है? प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसके पास में दो है, स्वीकार करे या ना करे। तो जब स्वीकार कर लिया है ना, तो क्या होगा? तो एक तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब तुरंत बनाई जाती है, तदर्थ है, तदर्थ समिति, इसको अंडरलाइन करिएगा, नियुक्त की जाती है। तदर्थ समिति नियुक्त की जाती है और सदन में किसी सदस्य की अध्यक्ष समिति को करेगा। समिति के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष समिति का सभापति नियुक्त करता है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी कि सदन के किसी भी सदस्य को, सदन का जो अध्यक्ष है, वह जो समिति, तदर्थ समिति बनाई गई है, उसके सभापति को कौन नियुक्त करता है? तो सदन का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? सदन का अध्यक्ष। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
समझिएगा, जो तदर्थ समिति बनाई गई है ना, क्या बनाई गई है, जो तदर्थ समिति बनाई गई है, अब उस तदर्थ समिति का जो सभापति है उसको कौन नियुक्त करेगा, तो उसको वास्तव में जो लोकसभा या राज्यसभा है ना, जो पहले तो कहाँ आती है लोकसभा, तो लोकसभा के जो सदस्य अध्यक्ष है वही उसके सभापति को नियुक्त करेगा। पॉइंट क्लियर है। तदर्थ समिति के, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, तदर्थ समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न ऐसे बनेगा, तो कौन करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। और कौन होते हैं वो, वास्तव में सदन का ही कोई सदस्य होता है। पॉइंट क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसमें आप अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से ऐसे लिखना है कि समिति विधेयक के प्रत्येक, इसको अंडरलाइन करना है, प्रश्न बनेगा यहां पर प्रश्न बनेगा, प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीकी से विचार करती है, विचार करती है, इसको अंडरलाइन करिएगा पूरे का, जहां तक हमने रेड लिखा है, करती है, वह विधेयक के विषय से संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है। अगर उन्हें जरूरत पड़ रही है, कोई भी विषय है जिस विषय पर विधेयक आया है, जिस विषय के बारे में विधेयक आता है, तो उस विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, तो समिति क्या कर सकती है, समिति वास्तव में उनके जो विशेषज्ञ हैं उस विषय के, उससे परामर्श ले सकती है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तथा, इसी में लिखिएगा, तथा विधेयक को संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, द्वितीय वाचन में संशोधन नहीं हो रहा था, यहां पर हो रहा है, संशोधन भी उपस्थित कर सकती है, संशोधन भी उपस्थित कर सकती है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस समिति को ऐसे करके लिखिएगा, छोड़िएगा, आप ऐसे लिखिएगा कि समिति के लिए आवश्यक है कि, जो बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, 3 माह, इसको अंडरलाइन करिएगा, 3 माह को अंडरलाइन करिएगा, 3 माह या सदन द्वारा निर्धारित समय में पेश किया जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सीमित जो समिति अवस्था है उसमें क्या होता है कि प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को क्या किया जाता है, यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या बनाई जाती है, एक तदर्थ समिति बनाई जाती है, नियुक्त की जाती है, और इस तदर्थ समिति का जो सभापति होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, सदन का सदस्य अध्यक्ष करता है, ठीक है। और ये जो अध्यक्ष होगा ये वास्तव में उसी सदन का क्या होगा, एक सदस्य होगा, यानी कि जो सदस्य हैं उनमें से ही अध्यक्ष ने क्या किया, सभापति नियुक्त कर दिया। अगला फैक्ट समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीकी से विचार किया जाता है और उस विषय से संबंधित विशेषज्ञों से वह क्या कर सकते हैं, परामर्श वह समिति ले सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई कि विधेयक में संशोधन की उपस्थिति क्या करी जा सकती है, उपस्थिति करी जा सकती है। आ रही है बात समझ में। और जो समय है, समय का ध्यान रखिएगा, 3 माह या सदन द्वारा निर्धारित जो समय है उसी के अंतर्गत उस समिति को वह पेश करना होता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिएगा आगे चलते हैं।
अब एक और अवस्था आती है, यानी कि समिति अवस्था तो आ गई आपकी, कंप्लीट होगी। अब प्रतिवेदन अवस्था भी आती है। हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतिवेदन अवस्था। द्वितीयवाचक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये परीक्षाओं में यहाँ से तथ्यात्मक रूप से प्रश्न बनता है और बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं दे सकते, है ना। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि रीट आ जाएगा, आपको नंबर फ्री में मिल जाएगा और आयोग फ्री में नंबर नहीं देना चाहती है। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतिवेदन अवस्था। अब ये प्रतिवेदन अवस्था क्या है, इसको भी समझिएगा। यानी कि जब समिति, बिल्कुल ऐसे करके लिखेगा, समिति द्वारा, हमारे शब्दों में ही लिखना है, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विधेयक के संबंध में प्रस्तुत संशोधनों, यहां से अंडरलाइन करिएगा, संशोधनों को छपवाकर, ऐसे करिएगा, छपवाकर, है ना। संशोधनों को क्या कर छपवाकर उसकी प्रतियां, अर्थात जीरोक्स की बात कर रहे हैं, उसकी प्रतियां क्या की जाती हैं? प्रतियां प्रत्येक सदस्य को दी जाती हैं, प्रत्येक सदस्य को दी जाती हैं। लिख लीजिएगा, प्रतियों को प्रत्येक सदस्यों को, यानी कि उस सदन के प्रत्येक सदस्यों को दी जाती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि लिखिएगा, बाद में प्रस्तावक के कुछ प्रस्ताव आते हैं, यानी कि कुछ प्रस्ताव यहां पर किसको मिल गए हैं? प्रस्तावक को मिल गए हैं। क्या मिले हैं? देखिएगा, या करके लिखना है, यहां पर भी आपको या करके लिखना है। पहला प्रस्ताव क्या है कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए हुए विधेयक पर विचार कर लिया जाए। क्लियर है पॉइंट? दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि या करिएगा, यहां पर या क्या कर सकता है प्रस्तावक, या समिति के पास विधेयक को पुनः भेज दिया जाए, या फिर यहां पर भी या लिखिएगा, या प्रस्तावक क्या कर सकता है? तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि विधेयक को जनमत, आपने द्वितीयवाचक में पढ़ रहे थे ना, सेम कंडीशन वही आ रही है प्रतिवेदन अवस्था में भी, या विधेयक को जनमत जानने के लिए पुनः प्रसारित किया जाए। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसमें ही अब आप अपनी लाइन से लिखेगा, आपको प्रतिवेदन अवस्था समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि यह वह अवस्था है जब संशोधन कर दिया किसने? समिति अवस्था में क्या हो गया है? बारीकी से जांच हो गई है, संशोधन की उपस्थिति उन्होंने क्या कर दी है? उत्पन्न कर दी है। तो अब क्या होगा, यानी कि जो संशोधन हुए हैं, है ना, उन संशोधन को छुपवाकर उनकी प्रत्येक प्रतिलिपि सदन के सदस्यों को दे दी गई है। अब उसके बाद में क्या होता है कि प्रस्तावक के पास में कुछ प्रस्ताव आते हैं, है ना। क्या प्रस्ताव हैं? 3 प्रस्ताव आते हैं। क्या? या तो प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक पर विचार कर सकती है, या समिति के पास विधेयक को पुनः भेज सकती है, या विधेयक को जनमत जानने के लिए पुनः, क्योंकि द्वितीयवाचन में पहले भी हो चुका था, है ना, द्वितीयवाचन में पहले भी क्या हो चुका था? पुनः प्रसारित करने के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि जनमत के लिए पहले भी भेजी जा चुकी है। लेकिन अब संशोधन हो गया है, संशोधन होने के बाद पुनः प्रसारित किया जा रहा है जनमत के लिए। तो इन तीनों में से कोई भी प्रस्तावक रख सकता है, यानी कि जिन्होंने भी विधेयक को पेश किया है सदन में, है ना। अगली लाइन से लिखिएगा,
अब अगला फैक्ट क्या है, लिखिएगा, इसी में ही लिखना है कि विधेयक के एक एक अनुच्छेद, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बारीकी से जांच कहां पर हो रही थी, समिति अवस्था में हो रही थी। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बहुत ही अंतर है, बहुत अंतर है, लेकिन छोटा है, इसलिए आपको यहां पर कंफ्यूज किया जाता है। समिति अवस्था में तो बारीकी से जांच की जा रही थी, लेकिन विस्तार रूप से नहीं। ब्रैकेट में लिखवाया था हमने आपको, है ना, ब्रैकेट में लिखवाया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि विधेयक के एक एक अनुच्छेद, यहां पर एक एक अनुच्छेद को स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाता है, किया जाता है। अब इसी में लिखिएगा कि विधेयक के पास होने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही होता है। पॉइंट क्लियर है, यानी कि विधेयक के पास होने में सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है, वास्तव में वह प्रतिवेदन अवस्था ही होता है। क्यों समझिएगा, क्यों होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या नोट करके लिखिएगा। नोट करके आप लिखिएगा कि संशोधन, वाद को लगाइएगा, वाद मत लिखिएगा, वाद लिखिएगा, वाद विवाद होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, संशोधन होता है, वाद विवाद होता है, और यहां पर मतदान भी होता है, पॉइंट क्लियर है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चरण विधेयक के पास होने का यही है। पॉइंट क्लियर है। हेडिंग बना लीजिएगा तृतीय वाचन, हेडिंग बनाइएगा तृतीय वाचन। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय वाचन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। द्वितीय वाचन में दो अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी समिति अवस्था आती है और एक आपकी कौन सी आती है, प्रतिवेदन अवस्था। ये वास्तव में आपके दूसरे सदन में भी आएंगी, है ना, दूसरे सदन में भी आती है। हेडिंग बना लीजिएगा तृतीय वाचन, हेडिंग बनाइएगा तृतीय वाचन। तो तृतीय वाचन में लिखिएगा कि विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था होती है, कोमा लगाइएगा, अंतिम अवस्था है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। प्रत्येक, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां पर तो प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार विमर्श किया जा रहा था। ये अंडरलाइन करिएगा कि प्रत्येक धारा पर वाद विवाद कोमा मतदान होता है। पॉइंट क्लियर है। अब अगली लाइन से लिखिएगा बिल्कुल ध्यान से, केवल मूल सिद्धांतों पर पुनः बहस होती है। सिर्फ मूल सिद्धांतों पर, भाषा पर भी होती है, बताएंगे चलो आगे, है ना। भाषा में वास्तव में दूसरे उसमें हो जाती है ना, चलिएगा। तो मूल सिद्धांतों पर पुनः बहस हो जाती है ना। अब इसमें आप एक चीज नोट करके लिखिएगा, द्वितीय वाचन में ही आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके क्या लिखना है कि भाषा से संबंधित संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, अब इसी में ही लिखना है, नोट में ही लिखना है, चलो वो लगा लो, संपूर्ण विधेयक, यहां पर शब्द ध्यान रखिएगा, संपूर्ण विधेयक की बात हो रही है। संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। संपूर्ण विधेयक पर क्या कराया जाता है,
मतदान कराया जाता है। कौन से वाचन में? तृतीय वाचन। ये वास्तव में विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था होती है ना। और इसी पर ही क्या किया जाता है? संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है, होता है। केवल लिखना है, केवल, चलो ऐसे करके लिखो आप कि अब करेगा कौन मतदान? कि उपस्थित, लिख लीजिएगा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। कोमा लगा के लिखना है। अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर या करके दूसरे सदन में करेगा, में विचार के लिए भेज दिया जाता है, विचार के लिए भेज दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि होता क्या है तृतीय वचन में कि प्रत्येक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतिम अवस्था है, प्रत्येक धारा पर वाद विवाद मतदान होता है। केवल मूल सिद्धांतों पर ही बहस होती है, क्योंकि पहले मूल सिद्धांतों पर बहस हो चुकी, लेकिन पुनः जो बहस होती है वह तृतीय वचन में होती है। भाषा संबंधित, इसको अंडरलाइन करेगा, भाषा संबंधित संशोधन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? भाषा संबंधित संशोधन किए जाते हैं। संपूर्ण विधेयक के लिए मतदान कराया जाता है ना। अब मतदान के में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का बहुमत स्वीकार कर लिया जाता है। अब अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाता है? प्रमाणित करके दूसरे सदन में विचार के लिए इसको भेज दिया जाता है, विधेयक को। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब दूसरे सदन की क्या स्थिति है उसको समझिएगा, है ना। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा, दूसरे सदन में विधेयक। ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे लिखना है, लिखिएगा, दूसरे सदन में विधेयक। अब दूसरे सदन में विधेयक का मतलब क्या है इसको समझिएगा आप ध्यान से, कि जब प्रथम सदन की भांति, प्रथम सदन की तरह सभी अवस्थाओं, जो अवस्थाएं आई थी, है ना, कौन सी अवस्था? दो अवस्था तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी? जो हमने पढ़ाई है आपको, एक तो सीमित समिति अवस्था और दूसरी प्रतिवेदन अवस्था, है ना। तो सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब सभी अवस्थाओं से गुजर गई हैं पहले अवस्था की तरह। अब क्या होगा कि दूसरे सदन भी विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो उसे राष्ट्रपति के पास, किसके लिए भाई? सहमति के लिए, सहमति के लिए भेज दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब इसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखना है। यदि दोनों सदनों में मतभेद होता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो चुका है
है ना, क्या हो चुका है, मतभेद हो चुका है। तो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति द्वारा करिएगा, राष्ट्रपति द्वारा क्या कराया जाता है, संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है, अर्थात संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है। अब हेडिंग बना लीजिएगा आप, अनुच्छेद 108 107 हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है विधेयक के, ठीक है, से संबंधित था, पुनः स्थापन से, है ना। तो हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 108, है ना, हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 108, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करिएगा। अनुच्छेद 108 क्या कह रहा है, यानी कि यह किससे संबंधित है, यह वास्तव में संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन से संबंधित है, ठीक है। अब संयुक्त अधिवेशन भी किससे संबंधित है, समझिएगा। संयुक्त अधिवेशन में भी कुछ परिस्थितियां हैं, तो लिख लीजिएगा क्या परिस्थितियां हैं भाई, किस परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन कराया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखिएगा, यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तब हो सकता है। दूसरी पॉइंट क्या होता है कि दूसरे सदन ने ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया हो जो, या जिसके, ऐसे करेगा, जिसके लिए दोनों सदनों अंतिम रूप से, दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता है। तो इन 3 कंडीशन में क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यह बताइएगा कि जब राष्ट्रपति द्वारा क्या कराया जाता है, संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है, अंतर को समझिएगा, यानी कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा कराया जा रहा है, राष्ट्रपति जी के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसको लिख लीजिएगा आप कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, चलो इसमें पहले आप लिख लो, है ना, अगली लाइन से करें, नोट करके ना लिखें, अभी ऐसे लिखें। संयुक्त अधिवेशन के बारे में ही 2 चीजें हैं, तो लिख लीजिएगा। एक तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक, धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसको आप अपने दिमाग में नोट आउट कर लीजिएगा। अब आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, अब लिखिएगा नोट करके, संयुक्त अधिवेशन में ही लिखना है, नोट करके। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। कितनी बार, 3 बार। संख्या में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो कितना आंसर बनेगा, 3 बार। अब 3 बार कब कब हुआ है तो उसको लिखिएगा, यानी कि 3 बार क्या हुआ है अभी तक, संयुक्त अधिवेशन हुआ है। अब पहला अधिवेशन कब हुआ था तो लिख लीजिएगा 6 मई 1961 में हुआ था। 6 मई
1961 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा जरा हमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उस समय क्या थे? हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। पॉइंट क्लियर है? कौन थे? प्रधानमंत्री। तो अब इनके समय काल में अब विधेयक कौन सा था? नाम विधेयक से भी पूछा जाएगा, तो लिख लीजिएगा दहेज निरोधक या निरोध विधेयक। इसके संबंध में क्या कराया गया था? संयुक्त अधिवेशन कराया गया था। दूसरा कब हुआ था भाई? दूसरा भी मई में हुआ था, लेकिन 16 मई 1978 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही। कौन थे? मोरारजी देसाई साहब थे। तो इनसे संबंधित विधेयक कौन सा था? जिस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन कराया गया था, तो लिख लीजिएगा बैंकिंग से संबंधित था। तो लिखिएगा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था मोरारजी देसाई के समय का। तीसरा कौन सा है? तीसरा भी लिख लीजिएगा। तीसरा जो है, तीसरा हुआ था मार्च में। कब? डेट भी लिख लीजिएगा 26 मार्च 2002 में हुआ था। अब 2002 में किसकी सरकार थी? 2002 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। तो कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, है ना। तो ये हमारे क्या थे? पीएम थे। लेकिन विधेयक कौन सा था? विधेयक अटल लिखा है, अटल बिहारी लिखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी लिखिएगा। आपको पूरा लिखना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन विधेयक कौन सा था? तो आतंकवाद से संबंधित था। लिख लीजिएगा आतंकवाद निरोधी विधेयक। पॉइंट क्लियर है? इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पोटो के नाम से, पोटो विधेयक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब इससे संबंधित एक और प्रश्न बन जाता है। इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या कि एक चीज समझिएगा, चलिए हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यानी कि जब संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे भाई? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या है? अनुपस्थित है। लोकसभा अध्यक्ष क्या है? अनुपस्थित है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तब उस समय कौन करेगा? तो उस समय कौन करेगा भाई? उस समय जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वह अध्यक्षता करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ना तो वहां पर अध्यक्ष है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष भी क्या है? अनुपस्थित है। और राज्य सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति भी उस अधिवेशन में क्या है? अनुपस्थित है। तो उस समय कौन करेगा भाई? तो उस समय कौन करेगा? नहीं, पहले समझिएगा। हाँ, उपाध्यक्ष भी करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रुकिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, अगर अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो तब उपराष्ट्रपति करते हैं, अर्थात राज्यसभा के सभापति करते हैं। अगर वे भी नहीं है, चलिए हम इसका क्रम बना देते हैं, समझिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। यानी कि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर वे भी नहीं है, तो कौन करेगा भाई? वे अनुपस्थित है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे उसकी अध्यक्षता। अगर वे भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा? फिर आपके राज्य सभापति करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति करते हैं, सभापति करेंगे, अर्थात उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? पूरा लिखिएगा आप, राष्ट्रपति। ठीक है। अगर वे भी नहीं है, तब क्या होगा भाई? अब ये भी नहीं है, तब क्या होगा? यानी कि जो अधिवेशन में उपस्थित, लिख लीजिएगा इसको, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया
चुना गया सदस्य क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसलिए हमने ये चीज बताई क्योंकि 26 मार्च 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और जो पोटो अर्थात आतंकवाद निरोधी विधेयक था, जब उसके संदर्भ में क्या कराया गया, संयुक्त अधिवेशन कराया गया, तो उस समय उपाध्यक्ष, लोकसभा जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो लिख लीजिएगा कि उपाध्यक्ष ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। नाम भी पूछ लिया था, पीएम साइद, ठीक है, पीएम साइद साहब ने की थी। अब ये अधिकारी ने कहां से मिला कि भाई लोकसभा उपाध्यक्ष क्या कर सकते हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ये अधिकार इनको कौन देता है, तो ये अधिकार लिख लीजिएगा, ये अधिकार वास्तव में इन्हें अनुच्छेद 118(4) देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 118(4) देता है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। इसके तहत ही उपाध्यक्ष क्या कर सकते हैं, लोकसभा में जो और राज्यसभा का जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, बात को समझिएगा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी अनुपस्थित है तो कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। क्लियर है, पॉइंट आ रही है बात समझ में। चलिएगा अगली लाइन से हेडिंग बनाइएगा, अनुच्छेद 109, हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 109। तो ये 108 से संबंधित सारी बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। क्लियर है, पॉइंट आ रही है बात समझ में। आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति कौन कौन थे। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, 61 में कौन थे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, 61 में कौन थे, 78 में कौन थे और 2002 में कौन राष्ट्रपति थे। तो वहां से हमें नोट आउट करके आपको बताना है। आइएगा हेडिंग बनाइएगा, अनुच्छेद 109। तो अनुच्छेद 109 क्या है भाई, वास्तव में धन विधेयक के बारे में संबंधित विशेष प्रक्रियाएं हैं। लिख लीजिएगा, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब अगला अनुच्छेद है, निकाल लीजिएगा, अनुच्छेद 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है धन विधेयक, इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, धन विधेयक की परिभाषा। क्या है, परिभाषा है। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111, तो इसमें लिख लीजिएगा, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति। देखिएगा जो नेक्स्ट आपका रहेगा लेक्चर, वह वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वो वित्तीय बजट से संबंधित है। किससे, वित्तीय बजट से संबंधित है। उसके बाद में हम सारे विधेयक पढ़ाएंगे आपको, है ना, सारे धन विधेयक, है ना, वित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक, है ना, सारे पढ़ाएंगे, संविधान संशोधन विधेयक, ये सारे इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। ठीक है, थैंक यू। शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।